आज दो खबरों पे विस्तार से बात होगी। पहली खबर चीन से है, जहां बारिश ने तबाही मचाई है। राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाके डूब रहे हैं। सड़कों पे सैलाब है और अब तक 30 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हुई है और 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। और दूसरी खबर इजराइल ईरान की 12 डे वॉर से जुड़ी है। अमेरिकी मीडिया ने कुछ नए खुलासे किए हैं जो अमेरिका की सैन्य ताकत की पोल खोल रहे हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि सिर्फ 12 दिन में अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपने सबसे उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टर्स का 1/4 जखीरा झोंक दिया। फिर भी ईरान की कुछ मिसाइलें रुक नहीं सकी। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जंग लंबी खिंचती तो क्या होता? क्या यही वजह है कि अचानक सीज फायर हुआ? क्या अमेरिका और उसके साथ का दम भरने वाला इजराइल किसी लंबी जंग के लिए तैयार है भी या नहीं? सारे सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग से हैं। यहाँ और आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ आई हुई है, त्राहिमाम मचा है। अब तक 30 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 28 बीजिंग के मियुन डिस्ट्रिक्ट से हैं, बाकी के 2 यांगिंग से। ये हाल राजधानी का है तो सोचिए बाकी आसपास के इलाकों में क्या हाल होगा। मियुन डैम में जलस्तर बढ़ने पे पानी छोड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि 1959 में मियुन डैम के निर्माण के बाद ये अपने सर्वोच्च स्तर पे पहुंच गया है। सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। पूरे बीजिंग से तकरीबन 80,000 लोग विस्थापित हुए हैं। पास के ही हेबी प्रांत के एक गांव में जमीन धंसने से 8 लोग मारे गए, 4 लापता हैं। रेस्क्यू जारी है। चीन की सरकार ने आपदा राहत के लिए कुल 550 करोड़ युआन यानी लगभग 6,250 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। इसमें से 200 करोड़ युआन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए बीजिंग के लिए अलग रख दिए गए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक मौसम अधिकारियों ने राजधानी बीजिंग, पड़ोसी प्रांत हेबेई और तियांजिंग के साथ साथ उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चीन के 11 प्रांतों के लिए दूसरी सबसे बड़ी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी आने वाले दिनों में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। दरअसल चीन में गर्मियों के दौरान हर साल बाढ़ आती है। पिछले कुछ बरसों से लगातार सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। जानकार इसके लिए 2 चीज़ों को जिम्मेदार बता रहे हैं। पहला जलवायु परिवर्तन और दूसरा चीन में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का कारण बताते हैं। इन कारणों पर विस्तार से जानकारी के लिए विशेषज्ञों से हम एक बार बात करके जानते हैं कि मामला क्या है। इसकी वजह है जो उनका एनुअल रेनफॉल है उसका यकायक एक साथ बारिश हो जाना। और ये एक चीन की ही नहीं फिनोमिना है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा हुआ, वेनेजुला में भी ऐसा हुआ, कोलंबिया में भी ऐसा हुआ। जो पूरा एशिया रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वैश्विक औसत है यानी वर्ल्ड में जो एवरेज है उससे डबल के रेट पे गर्म हो रहा है। और जब डबल रेट पे गर्म हो रहा है तो खाली हार्ड सरफेसेस नहीं या सॉलिड नहीं बल्कि उसके चारों तरफ जो समंदर हैं, पैसिफिक ओशन और एशिया में जितने ओशंस हैं वो भी ग्लोबल एवरेज से 2 गुने रेट पे गर्म हो रहे हैं। जब ओशन जो है वो ज्यादा गर्म होता है तो उससे इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो यानी आसमान में मॉइस्चर जो है वो ज्यादा हो रहा है। जो क्लाउड्स हैं वो ज्यादा हैवीली लेडन हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो अचानक बरस जाते हैं। चीन की बाढ़ पे हमारी नजर बनी रहेगी। हम अपडेट्स अब तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल हम अगली खबर पे बात करते हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान में बमबारी शुरू की। जवाब में ईरान ने मिसाइलों के जत्थे भेजने शुरू की। इजरायली डिफेंस सिस्टम के लिए ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए उस वक्त इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपने फरिश्ते तैनात किए। ये अमेरिका के सबसे तेज, सबसे महंगे और सबसे आधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे। इनका नाम था THAAD, थार्ड भी कह सकते हैं। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थार्ड सिस्टम मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पर भी गिरा देती है। दुनिया भर में इस वक्त 9 थार्ड सिस्टम्स एक्टिव हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 5 अमेरिकी राज्य टेक्सास में तैनात थे।
एक गुआम में और एक साउथ कोरिया में। लेकिन साल 2024 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसराइल की सुरक्षा के लिए इनमें से 2 मिडिल ईस्ट भेज दिए। इसके अलावा 2 यूएई को भी दी गई हैं। इनका इस्तेमाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ हो भी चुका है। जून 2025 में जब ईरान इजराइल जंग शुरू हुई तो इनमें से 2 सिस्टम्स ने इंटरसेप्शन शुरू किया, लेकिन इन इंटरसेप्टर्स की मौजूदगी में भी ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह रोका नहीं जा सका और इसराइल में जगह जगह धमाके हुए। फिर भी जैसे ही सीज फायर हुआ, अमेरिका ने जीत का नगाड़ा पीट दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का राग अलापा गया। कहा गया कि ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं और अमेरिकी सेना सबसे ताकतवर है। कहानी खत्म, आगे बढ़ी। लेकिन अब जंग खत्म होने के महीने भर बाद अमेरिकी न्यूज चैनल CNN और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस जंग को लेकर कुछ खुलासे किए हैं, कुछ डिटेल्स दिए हैं। एंड डेविल इज इन द डिटेल्स। 12 दिन की इस जंग का एक बिल भी था और वह बिल छोटा नहीं था, मोटा तगड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी फौज ने थार्ड के 150 से ज्यादा इंटरसेप्टर फायर किए। 150। पहली नज़र में गिनती ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जब आप स्टॉक देखेंगे तो तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। ये अमेरिका की कुल थर्ड इंटरसेप्टर इन्वेंट्री का लगभग 1/4 हिस्सा था। इस स्टॉक को रिप्लेस करने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो 8 साल भी लग सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। साल 2024 में अमेरिका ने सिर्फ 11 थर्ड इंटरसेप्टर बनाए थे और इस साल यानी 2025 का टारगेट है सिर्फ 12। यानी जिस रफ्तार से दागे जा रहे थे उससे 10 गुना धीमी रफ्तार से ये बनाए गए हैं। उस पर से हर एक मिसाइल की कीमत है 105 करोड़ रुपए के आसपास है एक मिसाइल की कीमत। 150 मिसाइलों का कितना दाम हो गया? 150 मिसाइलों के लिए चुकाने हुए $2 बिलियन, यानी 14,000 करोड़ रुपए का सामान महज 12 दिन में खाक। ये तो हुई खर्चे की बात। अमेरिका कहेगा कि चलो ठीक है, खर्चा बहुत हुआ लेकिन कम से कम ढाल तो काम आई, कम से कम बचाव तो मुकम्मल था, है ना। लेकिन इसका जवाब क्या है? ऐसा नहीं है। ईरान का अटैक बहुत भारी था और इंटरसेप्शन रेट बहुत ज्यादा था, मगर 100% नहीं था। ईरान की दर्जनों मिसाइलें इस डिफेंस को बेध कर फिर भी निकल गईं और तस्वीरें गवाही इसकी देती हैं। ईरान ने लॉन्ग रेंज की करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इनमें से 86% को थाद ने रोक लिया था, लेकिन 36 मिसाइलें बचे हुए 14% को अगर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो नंबर्स में 36 बचेगा। तो 36 मिसाइलें जो हैं वो इजरायली शहरों के बीचों बीच आकर गिरी थी। 29 लोग मारे गए थे। अनुमान है कि इन धमाकों में इजराइल को लगभग $1.8 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस क्लेम्स के बाद ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है। थिंक टैंक जूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका ने एक पैटर्न रीड किया। इसके मुताबिक पहले हफ्ते में सिर्फ 8% मिसाइलें पार निकली, लेकिन दूसरे हफ्ते में आंकड़ा दोगुना हुआ 16%, और जंग के आखिरी दिन 25% तक का ब्रीच हुआ, यानी हर चौथी मिसाइल घुसकर इजराइल पर गिर रही थी, थर्ड खड़ा का खड़ा। अब इसकी वजह थी ईरान की स्ट्रेटेजी, जिसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। ईरान मिसाइलों के जत्थे एक साथ भेजता था। प्लान ये कि अगर क्वालिटी से नहीं जीत सकते तो क्वांटिटी से जीत लो। या ईरान का ये दांव चल गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि इस वजह से इजराइल भी थक रहा था। उसके पास भी इंटरसेप्टर्स की गिनती कम हो रही थी। अगर ईरान ने कुछ और भारी अटैक कर दिया तो इजराइल का एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह खत्म हो सकता था। तबाह नहीं, खत्म हो सकता था, स्टॉक खत्म हो सकता था। अब एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि हालात इतने बिगड़ चुके थे, इतनी कमी हो चुकी थी कि पेंटागन ने सीरियसली ये सोच लिया था कि सऊदी अरब के लिए खरीदे गए इंटरसेप्टर उठाकर अब इजराइल भेज दिए जाएं। अमेरिका का यह हाल सिर्फ डिफेंस में हो गया, और डिफेंस भी उस जंग में जिससे अमेरिका खुद को अलग रख रहा था। एटलीस्ट दुनिया को तो ऐसा ही दिखाया जा रहा था। वैसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर जंग लंबी चलती तो क्या होता, और क्या अपनी यही कमजोरी भांपकर अमेरिका ने आनन फानन में सीज फायर करा लिया? सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। नहीं, मेरे ख्याल से जो अचानक सीज फायर करना पड़ा वो अंदरूनी सियासी हालात की वजह से था अमेरिका के। यानी कि अमेरिका और ट्रम्प का जो देश है वो नहीं चाहता था ये लड़ाई। ट्रम्प बेचारे एक दुविधा में फंस गए थे, क्योंकि एक तरफ से प्रेशर आ रहा था इजराइल लॉबी से, और एक तरफ उनका बेस था जो चाहता है कि अब कोई और जंगे ना लड़े अमेरिका और इंटरनली फोकस करे, क्योंकि 20 साल से अमेरिका लड़ रहा था मिडल ईस्ट में और अफगानिस्तान में। तो वो उस वजह से हुआ। हाँ, इसका भी कुछ प्रेशर होगा बेशक। आप 1/4 आपने अपनी मिसाइलें निकाल दी एयर डिफेंस की, वो भी एक अपने लिए नहीं बल्कि एक एलआई के लिए इतना बड़ा खर्चा करना। पर जहां तक रहा ईरान का मामला, तो ईरान भी चाहता था
कि जल्दी खत्म हो, उसकी भी क्षमता नहीं थी। इसराइल भी नुकसान उठा रहा था, इसराइल भी चाह रहा था खत्म, और अमेरिका का बेस भी चाह रहा था कि खत्म हो, तो ट्रम्प भी चाह रहे थे। तो ये ज्यादा उस वजह से हुआ, और इस वजह से कम, मैं कहूंगा। पर हाँ, ये भी एक फैक्टर रहा होगा। अब ये कहानी सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रह जाती, क्योंकि जब अमेरिका इजराइल की हिफाजत में लगा था तब एक और ताकत थी जो दूर खड़ी चुपचाप देख रही थी। सीएनएन से बात करते हुए एक एक्सपर्ट सिद्धार्थ कौशल ने कहा कि इस जंग के असली विजेता वही थे। वो बात कर रहे थे दरअसल चीन की। तर्क ये कि अमेरिका को इस स्टॉक की भरपाई करने में वक्त लगेगा और चीन के लिए राहत की सांस होगी। असल में अमेरिका की डिफेंस सिस्टम इस सोच पे बनी थी कि रूस, चीन या उत्तर कोरिया जैसी ताकतें सटीक और सीमित हमले करेंगी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज सस्ती और भारी तादाद में भेजी जाने वाली मिसाइलें सबसे पसंदीदा हथियार बन चुकी हैं। माना जाता है कि बरसों से ईरान इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, उसके पास इनका बड़ा स्टॉक है। यमन में हूती विद्रोही भी अब मिसाइलों को सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। उधर यूक्रेन में रूस हर रोज मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है। चीन पहले ही मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर चुका है, तेजी से ऐसे हथियार बना रहा है जिनसे ताइवान पर किसी भी भविष्य की लड़ाई में बढ़त बना सके। इस बीच इजराइल ईरान की इस जंग ने तो जरूर साबित किया कि अमेरिका पूरी ताकत लगाकर अपने साथी को बचा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखा दिया कि उसके सबसे आधुनिक सिस्टम भी थक सकते हैं। वो अभेद्य नहीं है और उसका गोला बारूद चुटकियों में खत्म हो सकता है। हमने जानकारों से पूछा कि क्या अमेरिका भविष्य में किसी लंबी जंग के लिए वाकई तैयार है या उसकी सैन्य ताकत प्रोलॉन्ग वार्स में एक्सपोज हो जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है, कि अमेरिका को ये प्रॉब्लम आ रही है कई दिशाओं में। पहले हमने देखा कि यूक्रेन में भी अमेरिका सप्लाई नहीं कर पा रहा था आर्टिलरी शेल, ना यूरोपियंस कर पा रहे थे यूक्रेन को। हालांकि रशिया जो है वो दुगने से भी ज्यादा रेट पे फायर कर रहा था आर्टिलरी शेल, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में 1:2 का डिफरेंस था। यूक्रेन आधे रेट पे फायर कर रहा था और आर्टिलरी शेल, और उसको भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ना यूरोपियन ना अमेरिकन के पास सप्लाई थी। चाइना जितनी देर में अमेरिका एक शिप बनाता है उतनी देर में चाइना 100 या 500 शिप बना देता है। तो अब हो सकता है चाइना की शिप उतनी टेक्नोलॉजी की नहीं हो जितनी अमेरिका की, पर तादाद जो है वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो अपनी एक खुद की क्वालिटी रखता है। क्वांटिटी इज इट्स ओन क्वालिटी। तो अगर अमेरिका को लड़ना पड़ा किसी ताकतवर से यानी चाइना से, तो आसार लग रहे हैं कि बराबर की टक्कर हो सकती है। पहले अमेरिका के पास पूरी सुपीरियरिटी थी चाइना के ऊपर पैसिफिक में और ईस्ट एशिया में। बड़ी खबरें यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में 29 जुलाई को एयर स्ट्राइक की। दक्षिण पूर्वी इलाके जेपोरोजिया में की एक जेल में 16 कैदियों की मौत हो गई, 35 घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पे लिखा कि रूस के हमले में कुल 22 लोगों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया जहां एक गर्भवती महिला समेत 3 लोग मारे गए। यह हमला तब हुआ है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से समझौता करने के लिए 10 से 12 दिन की नई डेडलाइन दी थी। उन्हें अब डील करनी ही पड़ेगी, बहुत से लोग मर रहे हैं। So what is your new deadline? What can we expect? मैं आज से नई डेडलाइन सेट कर रहा हूँ। आज से 10 या चलिए 12 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। 50 दिन और नहीं देंगे। मैं नरमी दिखाना चाहता था, लेकिन अब तक बहुत कुछ होता दिख नहीं रहा। अगली सुर्खी, अमेरिका में एक और मास शूटिंग की घटना। इस बार न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में 28 जुलाई की बात है। आरोपी एक हाई राइज बिल्डिंग में घुसा, हाथ में AR-15 स्टाइल राइफल थी। लॉबी में पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। 4 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। आरोपी का नाम शेन टॉमुरा बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि शेन फुटबॉल खिलाड़ी था। उसने नेशनल फुटबॉल लीग यानी NFL के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। उसका एक लेटर भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि आप NFL के खिलाफ नहीं जा सकते, वे आपको कुचल देंगे। ये लेटर उनकी मौत के बाद मिला है। NFL का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर है। यह भी दावा किया जा रहा है कि शेन CTE यानी कॉम्प्लेक्सिव ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी नाम की बीमारी से पीड़ित थे। ये बीमारी सिर पर चोट लगने की वजह से होती है। फुटबॉल या रग्बी जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। ये चोट समय के साथ बढ़ती जाती है और नर्वस सिस्टम पर भी असर डालती है। फिलहाल इस केस की जांच जारी है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।